हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हमारे इस लेक्चर में क्लास 11th के बीए का सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, बिजनेस सर्विसेज 1। बिजनेस के अंदर स्टूडेंट कई सर्विसेज होती है जो बहुत ही ज़्यादा नीडेड होती है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहती है, और उन्हीं कुछ सर्विस में से 4 सर्विस हमें इसमें पढ़नी है इस चैप्टर में। 4 बेसिक इंपॉर्टेंट सर्विस। उसमें पहली सर्विस जो हमें पढ़नी है वो है इंश्योरेंस के बारे में। देन हम पढ़ेंगे पोस्टल सर्विसेज। देन वी विल स्टडी अबाउट वेयर हाउस या फिर गोडाउन सर्विसेज के बारे में। एंड लास्टली ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। फर्स्ट इज इंश्योरेंस, सेकेंड पोस्टल सर्विस, थर्ड गोडाउन या वेयर हाउस जहाँ पे आप चीज़ें रख सकते हो उसकी सर्विस, एंड फाइनली ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। तो ये 4 हिस्सों में पूरे चैप्टर को डिवाइड कर देंगे। पहले इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं इंश्योरेंस के बारे में। आज का कंप्लीट लेक्चर हमारा फोकस होगा व्हाट इज इंश्योरेंस, वी विल अंडरस्टैंड अबाउट इंश्योरेंस and we will take principle of insurance. Okay, let us start with the basic question. What is insurance? What is the definition of insurance? Student, insurance is a written document between insuree and insurer. So here let us understand what is insuree and insurer. जो इंश्योरेंस दे रहा है वो है इंश्योरर, इंश्योरेंस देने वाली कंपनी, और इंश्योरी जो इंश्योरेंस ले रहा है। जैसे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर था, जो एम्प्लॉयमेंट देता है वो है एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉई जो काम कर रहा है वो है एम्प्लॉई। तो ये 2 टर्म्स पूरे हमारे लेक्चर में रिपीट होने वाले हैं। सो मेक श्योर कि आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो। जहां भी इंश्योरी आता है मीन्स इंश्योरेंस लेने वाला पर्सन, इंश्योरर आता है यानी जो इंश्योरेंस दे रहा है। सो इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट बिटवीन इंश्योरी एंड इंश्योरर थ्रू विच, कैसा डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट से क्या फायदा होने वाला है। द इंश्योरी पेज प्रीमियम एंड एज अगेंस्ट गेटिंग एन अंडरटेकिंग फ्रॉम द इंश्योरर टू कॉम्पनसेट हिम एज पर द रिस्क कवर्ड एंड द अमाउंट डिसाइडेड फॉर फाइनेंशियल लॉस। इंश्योरेंस ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है। इस रिटन डॉक्यूमेंट में इंश्योरी और इंश्योरर, इंश्योरेंस लेने वाली पार्टी और देने वाली पार्टी, उन दोनों के बीच के ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है, लिखा हुआ एक करार है, जिसके तहत आपका जो इंश्योरेंस लेने वाला है वो उसको होने वाले फ्यूचर में होने वाले फाइनेंशियल लॉस के लिए एक सामने वाली पार्टी को कहेगा कि मैं तुझे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट पे करूंगा, और तू मेरे ये जो रिस्क होने वाले हैं आगे, हो सकता है वो कार का बिगड़ना हो, एक्सीडेंट होना हो, होम का इंश्योरेंस हो, अलग अलग चीज़ों के इंश्योरेंस होते हैं, तो उसको जिस भी चीज़ में फाइनेंशियल लॉस नज़र आ रहा है तो वो फाइनेंशियल लॉस को, उस रिस्क को ओवरकम करने के लिए इंश्योरर के साथ रिटर्न डॉक्यूमेंट साइन करेगा, जिसमें वो एक प्री डिसाइडेड अमाउंट इंश्योरर की तरफ से इंश्योर की जाएगी कि अगर ये पर्टिकुलर चीज़ होती है तो इंश्योरर, इंश्योरेंस देने वाला, उसको उस फाइनेंशियल लॉस की भरपाई करके दे देगा। इंश्योरेंस ये कोई प्रॉफिटेबल चीज़ नहीं है। इंश्योरेंस एक सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो एक पर्सन जिसको फाइनेंशियल लॉस होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं, किसी और पर्सन से वो कांटेक्ट करेगा। एक है लेने वाला, एक है देने वाला। तो जो इंश्योरेंस दे रहा है वो इंश्योरेंस देगा, इट मीन्स कि जो भी पर्टिकुलर XYZ कमोडिटी का इंश्योरेंस करवाया जा रहा है, तो रिटर्न डॉक्यूमेंट में सारी टर्म्स एंड कंडीशन होगी कि आपकी कार का पर्टिकुलर ये एक्सीडेंट हो जाता है तो ये आपके लिए एक फाइनेंशियल लॉस है। आपकी इंडस्ट्री में कोई मशीन है जिसको आप ओन करते हो, उसका इंश्योरेंस करवाना, उसका मतलब है कि इन फ्यूचर वो मशीन के खराब होने के चांसेस है कोई भी रीज़न से, तो वो एक मशीन अगर खराब हो रही है तो उससे फाइनेंशियल लॉस होगा। तो उस फाइनेंशियल लॉस को बचाने के लिए, रिकवर करने के लिए आपका इंश्योरर को कुछ अमाउंट के इंस्टॉलमेंट देता रहेगा, जिसके एक्सचेंज में जब भी वो मशीन खराब होती है तो रिलेटेड अमाउंट का कंपनसेशन, मुआवजा उसको दिया जाएगा इंश्योरर की तरफ से। सो इंश्योरर ये आपका प्रोवाइडर है इंश्योरेंस का, ये इंश्योरेंस लेने वाला है। इनके बीच में एक लीगल रिटन डॉक्यूमेंट है जिसके तहत जो भी फाइनेंशियल लॉस इंश्योरी को होने वाला है, इंश्योरर उसका मुआवजा, उसका कंपनसेशन देगा।
कितना कंपनसेशन है, कितना अमाउंट है, कितना फाइनेंशियल लॉस है, वो सब उस डॉक्यूमेंट में रिटर्न होगा। ये जो रिटर्न डॉक्यूमेंट है इन दोनों के बीच का, इस रिटर्न डॉक्यूमेंट को इंश्योरेंस की पॉलिसी कहा जाता है। इंश्योरेंस की, जब भी इंश्योरेंस हम लेते हैं तो पॉलिसी होती है, इंश्योरेंस पॉलिसी यानी कि रिटर्न डॉक्यूमेंट। सो दैट रिटर्न डॉक्यूमेंट वी नेम इट एज इंश्योरेंस पॉलिसी। सो आई होप सो आपको इंश्योरेंस का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इंश्योरेंस ये कोई प्रॉफिटेबल कंसेप्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपकी कोई एक पर्टिकुलर चीज़ पे आप इंश्योरेंस ले रहे हो तो उससे आपको कोई प्रॉफिट मिलने वाला है, वो सेंस नहीं होना चाहिए। तो भाई इंश्योरेंस लेते वक्त और देते वक्त उसके कौन से प्रिंसिपल्स हमें ध्यान में रखने हैं वो पढ़ते हैं हम। प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। फर्स्ट थिंग कि जब भी आप इंश्योरेंस ले रहे हो, पहला एक कंसेप्ट बिल्कुल डेफिनेशन के हिसाब से आपको क्लियर होना चाहिए। आई रिपीट दैट कंसेप्ट कि इंश्योरेंस इट इज़ नॉट फॉर सम प्रॉफिटेबल इंटेंशन। कोई पर्टिकुलर प्रॉफिट के लिए इंश्योरेंस नहीं होता है। ये पूरे लेक्चर में जो भी हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल, उसमें लाइफ इंश्योरेंस को एक एक्सेप्शन बना देंगे, उसको अलग रख देंगे। उसके लिए ये सारे पॉइंट्स वैलिड नहीं है, कुछ पॉइंट वहाँ पे अलग हो जाएंगे। लाइफ इंश्योरेंस को अगर अलग कर दे तो उसके अलावा के जितने इंश्योरेंस है उसके अंदर प्रॉफिट का इंटेंशन नहीं होता है। इंश्योरेंस लेने का एक ही मकसद है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ब्लैक बोर्ड ले लो या ये वाइट बोर्ड, सपोज ये मेरे काम की बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बिना मैं काम नहीं कर सकता हूँ। या एक लैपटॉप ले लो जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें मेरा बहुत ही बिजनेस का इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर वो लैपटॉप का कुछ हो जाता है तो मेरे बिजनेस को नुकसान होगा, फाइनेंशियल लॉस होने के चांसेस है। सो इन दैट केस मैं मेरे लैपटॉप का इंश्योरेंस कराऊंगा ताकि इन फ्यूचर अगर कोई सर्कमस्टांसेस में लैपटॉप खराब हुआ, बिगड़ा या टूटा तो अकॉर्डिंग टू द रिटर्न डॉक्यूमेंट ऑफ माय इंश्योरेंस पॉलिसी मेरे उस लॉस का कंपनसेशन, भरपाई हमारा इंश्योरर कर देगा। वो मुझे कोई प्रॉफिट नहीं देने वाला है, बल्कि वो जो पर्टिकुलर चीज़ खराब हुई है, वो कितना नुकसान हुआ है, कितना लीगल डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, वो मुझे उतना कंपनसेशन दे देगा। उससे फ़ायदा ये होगा कि मान लो फॉर एग्जांपल XYZ किसी पर्सन ने कोई पॉलिसी ली है और उसको एक मशीन के लिए, मशीन बिगड़ने की वजह से, मशीन खराब होने से सपोज़ 50,000 का लॉस हो रहा है। वो मशीन नई 50,000 के आती है, खराब हो गई, तो इंश्योरेंस लेने से फ़ायदा ये होगा कि वो मशीन ख़राब होने से इंस्टेंटली जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होगी उसके हिसाब से उसको तुरंत ही इंश्योरर 50,000 रुपीज़ या फिर मशीन जो भी उनका डिसाइडेड अमाउंट होगा वो उसको दे देगा। तो वहाँ उसका लॉस बच गया। जो 50,000 का लॉस हो रहा था वो हट जाएगा और उसको 50,000 रुपये मिल जाएंगे। यानी वो बंदा फिर से उसकी जो कंटिन्यू था बिजनेस में, उसको कहीं पे भी इंटरफियरेंस या बिजनेस में कहीं पे उसको स्टॉप नहीं होने वाला है। फिर से उसका बिजनेस जिस पोजीशन पे था उस पोजीशन पे आ जाएगा। वरना 50,000 एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए बड़ी अमाउंट होती है। उसको हो सकता है महीने 2 महीने लग जाए उस अमाउंट को जुटाने में, वापस से वो मशीन लेने में। तो समझ रहे हो, इंश्योरेंस ये सेफ साइड के लिए होता है, फाइनेंशियल लॉस से बचने के लिए होता है, प्रॉफिट के इंटेंशन से नहीं होता। So what are the major principles of insurance? 4 major principles as per your textbook. Utmost good faith, principle of good faith. Second, principle of indemnity. Third, principle of insurable interest. And fourth, principle of subrogation. अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया वो एग्जाम्पल में ये चारों प्रिंसिपल को हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये 4 प्रिंसिपल वहाँ पे लग रहे हैं। पहली चीज़, अटमोस्ट गुड फेथ। इसका मतलब है कि जब भी आप इंश्योरेंस ले रहे हो, रिटर्न डॉक्यूमेंट आप जब किसी के साथ टर्म्स एंड कंडीशन साइन कर रहे हो, तो लेने वाला, इंश्योरेंस लेने वाली पार्टी और इंश्योरेंस देने वाली पार्टी यानी कि इंश्योरी और इंश्योरर, इनके बीच में सभी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। एंड इट इज़ द ड्यूटी ऑफ इंश्योरी, इंश्योरेंस लेने वाले की ड्यूटी है कि जितनी भी चीज़ें उस इंश्योरेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, उस इंश्योरेंस पे कोई इम्पैक्ट डाल सकती है, वो सभी की सभी चीज़ें उसको बतानी वहाँ पे मैंडेटरी है। अगर वो इंश्योरेंस देने वाला पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा, ये उसकी ड्यूटी है कि वो कंप्लीट एक्यूरेट
डिस्क्लोजर करे जितनी भी चीज़ें उस इंश्योरेंस के लिए ज़रूरी है, उस कॉन्ट्रैक्ट में उसको मेंशन करना है। वैसे आजकल तो जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज़ है या जो इंश्योरेंस प्रोवाइडर है उनका पूरा एक पोर्टफोलियो होता है, डिसाइडेड फॉर्म्स होते हैं, उसमें आपको वो डिटेल देनी ही पड़ती है। बट इन केस ऐसी कोई डिटेल है जो उस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है और आपको लगता है कि इससे इंश्योरेंस पे फ़र्क पड़ सकता है, तो फिर वो आपकी ड्यूटी है, इंश्योरेंस लेने वाले की ड्यूटी है कि वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे बता दे। और इंश्योरेंस देने वाले तो हमेशा आप देखना नीचे बड़े से टर्म्स एंड कंडीशन में अपनी सारी कंडीशंस बता ही देते हैं। सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इंश्योरेंस पॉलिसी एक रिटन डॉक्यूमेंट है, वहाँ पे सभी डेटा प्रॉपरली फुल कंडीशन में एक्यूरेटली डिस्क्लोज होना चाहिए, जिससे कि देने वाले और लेने वाले दोनों के बीच में एक म्यूचुअल फेथ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। सो दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, दैट शुड बी अटमोस्ट गुड फेथ। सेकेंड प्रिंसिपल, कंडीशन और प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। नाउ व्हाट इज द कंडीशन ऑफ इंडेमनिटी? द इंश्योरर, इंश्योरेंस देने वाला, अंडरटेक्स टू कंपनसेट for the loss incurred, I will emphasize over here, compensate यानी मुआवजा देना, अमाउंट देना। किसके लिए अमाउंट देगा? सिर्फ लॉस के लिए। The insurer undertakes to compensate for the loss incurred and thus putting the insuree in the same position that he had occupied before the happening of the event। अब इस चीज़ को समझते हैं। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था कि 50,000 की मशीनरी थी, सपोज वो 50,000 की मशीनरी के बदले हम 5 लाख की मशीनरी ले लें कि उसकी मशीन 5 लाख की थी, उसने इंश्योरेंस करवा के रखा था और इंश्योरेंस करवाने की वजह से फ़ायदा ये हुआ कि 8 महीने बाद, 10 महीने बाद एक पर्टिकुलर मोमेंट पे मशीन बिल्कुल ख़राब हो गई, बंद हो गई। एंड एज पर द रिटन डॉक्यूमेंट अब इंश्योरर की जवाबदारी है कि वो पूरा का पूरा कंपनसेशन उसको जल्द से जल्द दे दे, जिससे वो जो पर्टिकुलर इंश्योरेंस लेने वाला है उसकी मशीन खराब होने से उसके बिजनेस पे इम्पैक्ट ना आए। फटाफट 2-4 दिन के ही पीरियड में जो भी इनकी टर्म्स एंड कंडीशन पॉलिसीज़ है वो सारे स्टेप्स फॉलो करके फटाफट उसको जो भी 5 लाख है वो उसको दे दिए जाए या फिर मशीन रिपेयर कर दी जाए, जिससे वो पर्सन जहाँ पे जिस पोजीशन पे था वापस से उस पोजीशन पे आ जाए। सो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। इसको डिटेल में ऐसा भी समझ सकते हो, कितना कंपनसेशन देना है, कितना मिलने वाला है, कब मिलने वाला है, वो सारी चीज़ें आपके इंश्योरेंस के रिटर्न डॉक्यूमेंट में होनी चाहिए। तो जो भी अगर कोई इंश्योरेंस है तो उसमें प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी ये कहता है कि यहाँ पे इंश्योरेंस देने वाले की ड्यूटी है कि वो जो भी कंपनसेट अमाउंट बनता है वो उस इंश्योरी को दे दे, जिससे कि इंश्योरी सेम पोजीशन पे आ जाए। और वो जो देगा कंपनसेशन, वो कंपनसेशन होगा लॉस के लिए, उससे कोई प्रॉफिट की आशा नहीं रख सकते हो। क्लियर? अच्छा, इसको अब और डिटेल में समझते हैं। आप कहोगे कि सर ये तो होना ही है ना, इंश्योरेंस देने वाला वो कंपनसेशन तो देगा ही देगा, तो फिर ये प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी की क्या ज़रूर पड़ी? तो ज़रूर इसलिए है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका इंटेंशन होता है प्रॉफिट कमाना, वो सेविंग्स करना चाहते हैं, हर जगह पे अपना थोड़ा माइंड ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ऐसा ही एक एग्जांपल कि जो 5 लाख की मशीन थी, उस 5 लाख के बदले पर्सन ने इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट में एक्यूरेट डिस्क्लोजर नहीं किया, उसने 5 लाख के बदले उस मशीन की प्राइस बताई 3 लाख। कितनी प्राइस बता दी? 3 लाख। तो उसने सबसे पहला तो अटमोस्ट गुड फेथ का प्रिंसिपल तोड़ा, बराबर। तो क्योंकि उसने 5 लाख के बदले मशीन की प्राइस कितनी बताई है? 3 लाख। अब यहाँ भी क्वेश्चन अराइज होगा कि सर कोई बंदा क्यों 5 लाख की मशीन का 3 लाख बताएगा? तो भाई 5 लाख की मशीन बताने पे इंश्योरेंस का मंथली अमाउंट अलग होता है। सपोज 5 लाख की मशीन है तो हो सकता है महीने 5-5 हज़ार का इंस्टॉलमेंट देना पड़े। इंश्योरेंस, ये जो इंश्योरेंस हम लेते हैं ना, उसमें हमें हर महीने कुछ ना कुछ देना पड़ता है, तब से हमें इंश्योरेंस मिलती है। तो भाई 5 लाख की अमाउंट होगी तो जो इंश्योरेंस देने वाला है वो उसका जो भी इंस्टॉलमेंट होगा वो ज़्यादा मांगेगा, और 3 लाख की मशीन बताओगे तो वो इंस्टॉलमेंट कम मांगेगा। तो यहाँ पे फ़ायदा करने के चक्कर में आपने एक गलत इंफॉर्मेशन दे दी। 5 लाख के बदले आपने कितना बता दिया? 3 लाख।
तो यहाँ पे आपने तोड़ा, अटमोस्ट गुड फेथ का प्रिंसिपल तोड़ा, जिससे इंश्योरेंस देने वाले को नुकसान हो रहा है। तो इस वाले प्रिंसिपल से इंश्योरेंस देने वाले का फायदा हो जाएगा। कैसे फायदा होगा? कंडीशन ऑफ इंडेमनिटी या प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी ऐसा रूल कहता है कि फिर आपने गलत इंफॉर्मेशन दी है तो ये जो इंश्योरेंस देने वाला है वो आपको सिर्फ लॉस का अमाउंट देगा, वो भी फिर मुआवजा 3 लाख का ही देगा। भले आपकी पूरी मशीन 5 लाख की थी, पूरी खराब हो गई, टूट फूट गई, और आपके टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा था कि पूरी मशीन का अमाउंट देना है, बट क्योंकि आपने ही मशीन की अमाउंट 3 लाख बताई है तो ये 3 लाख देगी। चलो इस एग्जांपल को और एलेबोरेट करते हैं कि आपकी मशीन थी 5 लाख की, बराबर। आपका जो इंश्योरेंस देने वाला है, आपके और उसके बीच में ये टर्म डिसाइड हुई थी कि अगर मशीन पूरे के पूरी खराब हो जाती है तो वो आपको 50% कंपनसेशन देगा, बराबर। आपका टर्म्स एंड कंडीशन क्या डिसाइड हुआ है कि इंश्योरेंस की कंडीशन में जब मशीन खराब होती है तो आपको इंश्योरर कितना अमाउंट देगा? 50% कंपनसेशन इंस्टेंटली दे देगा, ठीक है। तो अब आप जब इंश्योरेंस की पॉलिसी बना रहे थे, आपने अपने फायदे के लिए 5 लाख की मशीन के बदले कितना लिखवा दिया? उसका अमाउंट 3 लाख। और कुछ समय के बाद अनफॉर्चुनेटली मशीन खराब हुई, ब्रेकडाउन हो गई, टूट फूट गई। तो अब आप पहुंचे इंश्योरेंस वाले के पास कि भाई मेरे को कंपनसेशन चाहिए। तो 5 लाख की मशीन का मिलना चाहिए आपको 2.5 लाख रुपए अकॉर्डिंग टू योर टर्म्स एंड कंडीशन, बट वो आपको इंस्टेड ऑफ 2.5 लाख कितना देगा? 1.5 लाख। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपने डिस्क्लोजर में एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं दी, आपने चीट करना चाहा इंश्योरेंस देने वाले को, तो कंडीशन ऑफ इंडेमनिटी ने उसको बचा लिया। वो तो आपको आपकी मशीन 3 लाख की गिन के 1.5 लाख रुपए ही देगा, अकॉर्डिंग टू द रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अगर यहाँ पे 25% है तो वो फिर 25% 5 लाख का नहीं 3 लाख का देगा। तो इन शॉर्ट स्टूडेंट, ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस है, इसकी अगर फील लो कि ये किस लिए बने हैं, ये इसलिए बने हैं कि इंश्योरेंस लेने वाली पार्टी और देने वाली पार्टी दोनों में से किसी को भी नुकसान ना हो, दोनों में से भी किसी का भी प्रॉफिट वाला इंटेंशन ना हो। ये जो इंश्योरेंस देने वाली कंपनी भी होती है, इनका मेन मोटिव होना चाहिए सोशल सर्विस का। इंश्योरेंस की जो शुरुआत है वो एक्चुअल में सोशल सर्विस के इंटेंशन से होनी चाहिए, प्रॉफिट के इंटेंशन से नहीं। तो अगर कोई इंश्योरेंस वाला आपको चीट करना चाहेगा तब भी ये प्रिंसिपल आपको बचा लेंगे, या इंश्योरेंस लेने वाला ऐसा सोच के ले रहा है कि मैं इससे प्रॉफिट कर लूंगा, मुनाफा कर लूंगा, तो इंश्योरेंस देने वाले को ये प्रिंसिपल बचा लेंगे। सो दिस प्रिंसिपल टेक केयर दैट द इंश्योरेंस provided is only and only for the risk against financial loss. There is no intention of profit or there is no overcome or outcoming of profit at both the ends. तो इंडेमनिटी का प्रिंसिपल समझ गए, कंपनसेशन कितना देना है, कब देना है, उसके टर्म्स एंड कंडीशन, और जो इंश्योरेंस लेने वाला है वो वापस से अपने लॉस को कवर करके तुरंत ही अपने बिजनेस में जिस पोजीशन पे था उस पोजीशन पे आ जाए, इसे हम कहेंगे इंडेमनिटी का प्रिंसिपल। क्लियर स्टूडेंट? ओके, देन कमिंग टू अवर थर्ड प्रिंसिपल, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द इंश्योरी, इंश्योरेंस लेने वाला, मस्ट हैव फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द प्रोडक्ट इंश्योर्ड। आप जिस भी चीज का इंश्योरेंस लेना चाहते हो, आपके पास उसका फाइनेंशियल कुछ इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, कि ये एक ब्लैक बोर्ड है या एक वाइट बोर्ड है। ऐसा समझ लो कि ये वाइट बोर्ड नहीं है, ये बहुत ही बड़ा 70-80,000 वाला जो LED वाला बोर्ड आता है ना, एकदम हाई फाई टाइप, हाई टेक्निकल, वो बोर्ड है। तो मेरे लिए वीडियोस बनाने के लिए ये बहुत ही यूज़फुल है। एज अ टीचर ये मेरा मेन सोर्स है। 80,000 का है बोर्ड। क्या इसका इंश्योरेंस आप ले सकते हो? नहीं ले सकते। आप स्टूडेंट हो, आपका इस चीज़ पे कोई इख्तियार नहीं है, आपका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट इस पे नहीं है, तो आप इस चीज़ का इंश्योरेंस नहीं ले सकते हो। आपकी एक्टिवा का इंश्योरेंस मैं नहीं निकलवा सकता हूँ।
तो इंश्योरेंस उसी प्रोडक्ट का निकलेगा जिसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट पर्सन के पास है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंगलो का ओनर है तो उस बंगलो का इंश्योरेंस वो ओनर के तहत में आ सकता है। क्यों ओनर के तहत में आएगा? क्योंकि बंगलो के रिलेटेड फायदा नुकसान फाइनेंशियल लॉस होता है तो बंगलो के जो ओनर है उसको होगा। उस बंगलो में कोई टेनेंट है, कोई भाड़ुत रह रहा है तो उसके केस में फिर फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं आएगा। बंगलो टूटता है, फूटता है, आग लग जाती है तो इस केस में वहां पे उस जो भी रेंट पे कर रहा है उसके लिए ये टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से वो उसका इंश्योरेंस नहीं करवा सकता है। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज अ बिजनेसमैन एंड देयर इज सम अदर पर्सन, देयर इज अ लेडी XYZ। तो ये जो पर्सन है बिजनेसमैन वो उस अननोन लेडी का इंश्योरेंस नहीं करवा सकता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। लेकिन अगर वही लेडी इसकी वाइफ है, वो उसके ब्लड रिलेशन में आती है, इमोशनल रिलेशन में आती है, उसकी वाइफ होने की वजह से उसका उसमें फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, वाइफ का लॉस वो हस्बैंड का लॉस है, तो उस केस में वो उस चीज़ का इंश्योरेंस करवा सकता है। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो इंश्योरेंस की टर्म्स एंड कंडीशन को मेक श्योर करता है कि बंदा वही चीज़ का इंश्योरेंस कराए जो उसके हक की हो, जो उसके लिए हो। फिर ऐसा नहीं कि भाई कोई भी चलता फिरता इंसान है, भाई उसकी एज हो चुकी है, चल ना मैं इसकी इंश्योरेंस करा लेता हूँ मेरे नाम पे, ये जब टपक जाएगा, ये जब निकल लेगा दुनिया से तब इसका बेनिफिट मैं ले लूँगा। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हो। पर्टिकुलर XYZ पता नहीं कोई एक गाड़ी पड़ी है डब्बा कहीं पे, खटारा गाड़ी, उसका इंश्योरेंस करवा लेते हैं। क्यों भाई? थोड़े टाइम बाद इसको कहीं गिरा विरा देंगे, कहीं टूट फूट गई या आग लग गई, हमें पता है खटारा गाड़ी है थोड़े ही दिन में टूटने वाली है, किसकी है हमें नहीं पता, बट इसका इंश्योरेंस करवा लेते हैं तो जब टूटेगी तो फ़ायदा मिल जाएगा। तो ये वाला जो पॉइंट है वो इस चीज़ को बचा लेता है। क्लियर? फिर ऐसा भी नहीं, कई बार ऐसा भी हो जाता है, होता है, मे बी और नॉट, कई सारे केसेस में होता है कि फैक्ट्रीज में जानबूझ के आग लगा दी जाती है। तो ये प्रिंसिपल वहाँ पे भी अप्लाई करेगा कि भाई वो जो फाइनेंशियल लॉस हो रहा था, इंश्योरेंस का काम है फाइनेंशियल लॉस को कवर करना, रिस्क को कवर करना। अब आपके घर में आग लगी पड़ी, आपकी फैक्ट्री में आग लगी पड़ी और आप बैठे हो, भाई मेरे को कुछ नहीं करना, मैं उस चीज़ को बचाने वाला नहीं हूँ, तो फिर भी ये काम नहीं आने वाला है। तो हर वो प्रोडक्ट जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट में आता है पर्सन के, उसी का वो इंश्योरेंस निकाल सकता है, वरना नहीं। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मशीन खराब हो गई थी, कंपनी ने आपको उसका कंपनसेशन भी दे दिया, जो भी तय हुआ था 3 लाख 5 लाख उसने दे दिया। अब वो मशीन का क्या? तो वो जो खराब हुई मशीन है वो पूरे राइट में आता है, इंश्योरर देने वाले के, इंश्योरेंस देने वाले के अधिकार में आता है कि वो उस प्रोडक्ट को ले जाएगा। आपने एक इंश्योरेंस ली, रिटर्न डॉक्यूमेंट हो गया, एग्रीमेंट तय हो गए, उस हिसाब से सब कुछ फॉलो हुआ, उसने आपको इंश्योरेंस भी दी। 8-10 महीने बाद आपकी मशीन बिगड़ गई और उसकी वजह से कंपनसेशन मानो 3 लाख रुपए का आ गया। अब वो मशीन या स्कूटी या हीरो होंडा बाइक XYZ जो भी चीज़ है उसका पूरा ओनरशिप किसको चला जाएगा? इंश्योरेंस देने वाले को। क्यों ऐसा? क्योंकि हमने यहीं पे लिखा है कि इंश्योरेंस रिस्क के लिए होता है, प्रॉफिट के लिए नहीं है। तो भाई आपकी 5 लाख की मशीन खराब हुई, इंश्योरेंस देने वाले ने वादे के मुताबिक आपको 5 लाख रुपए दे दिए। अब वो जो टूटी फूटी मशीन है उसको आप भंगार में बेच दोगे या कहीं पे सेल कर दोगे तो हो सकता है ना आपको प्रॉफिट हो जाए 1-2 लाख का या कुछ भी अमाउंट का, तो वो प्रॉफिट की नीयत हो जाती है वहाँ पे। तो इसलिए वो जो भी चीज़ है उसका ओनर कौन हो जाएगा? इंश्योरर हो जाएगा। भाई जाहिर सी चीज़ है, आप किसी को वादा देते हो कि ठीक है भाई ये चीज़ खराब हो गई तो मैं तुझे रिटर्न दे दूंगा, गारंटी मेरी। अगर वो चीज़ खराब होती है वो आपके पास लेके दुकानदार के पास ही ले जाओ, एक मिक्सर ग्राइंडर, उसने गारंटी दी थी आपको, गारंटी के चेंज कर दूंगा। तो भाई उसने आपको गारंटी इस चीज़ की दी थी कि खराब होती है तो मेरी जवाबदारी है। अब खराब हो गई, आप उसके पास पहुंचे, उसने आपको एक्सचेंज करके नहीं दे दी, तो क्या आप पुरानी वाली भी रिटर्न लेके आओगे? नहीं, पुरानी वाली तो वो खुद ले लेगा। सो द सेम इज द प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन टेल्स अस दैट इट इज द राइट ऑफ इंश्योरर टू टेक फुल ओनरशिप ऑफ द डैमेज प्रोडक्ट। डैमेज प्रोडक्ट, डैमेज एंटिटी, उसका ओनरशिप कौन है?
आपका इंश्योरर है। यहाँ पे कुछ 1-2 पॉइंट्स में लाइफ इंश्योरेंस एक एक्सेप्शन है, लाइफ इंश्योरेंस को मान के नहीं चल सकते हैं। क्लियर? लाइफ इंश्योरेंस में प्रॉफिट का इंटेंशन होता है। लाइफ इंश्योरेंस का हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में। फिलहाल आई होप सो आपको ये प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस अच्छे से समझ में आ गए हैं। 4 प्रिंसिपल: अटमोस्ट गुड फेथ, principle of indemnity, principle of insurable interest, and principle of subrogation. So here we complete the first portion of our lecture of chapter 2. We have discussed all about insurance and principle of insurance. In the coming lecture we will discuss about different types of insurance. Thank you so much for watching.